फिर 1992 में जाके हम 73rd और 74th अमेंडमेंट लेके आए, 11th और 12th 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी और पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, संवैधानिक दर्जा। तो हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। पंचायती राज मतलब क्या? पंचायती राज मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का लोकल लेवल पे जाना। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डेमोक्रेसी, ईमानदारी वाली बात, लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल अपन बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक सोशल भी आ जाएगा, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें जनता ही सर्वे सर्वा होती है, पब्लिक सुप्रीम होती है, पब्लिक के लिए ही चलता है, पब्लिक ही चलाती है। तो अगर 60-70% पब्लिक की बात हम सुन ही नहीं रहे हैं तो फिर वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। जैसे आपको शायद पता होगा कि पंचायती राज को क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। ध्यान रखना, लोकतंत्र की पाठशाला या प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है पंचायती राज, क्योंकि यहीं से व्यक्ति सीखता है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जनता सीधे सीधे इन्वॉल्व होती है अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में और अपनी डिमांड के फुलफिलमेंट में, कि भाई हमारी ये डिमांड है। गांव में आप देखते हो तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति सरपंच से जुड़ा है डायरेक्टली, उसको कोई दिक्कत होती है तुरंत सरपंच के पास पहुंच जाता है कि भैया मेरे को ये दिक्कत है, ये सॉल्यूशन दो। यही है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जब आई थी दुनिया में, लोकतंत्र जब आया तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फॉर्म में आया था, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब क्या? कि कोई भी काम जो किया जाएगा वो जनता की पूर्ण सहभागिता, फुल पार्टिसिपेशन, यानी जनता से पूछ के ही किया जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? ऐसा शासन जिसमें जनता डिसीजन लेती है, और गांव में हमें दिखाई देता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पंचायती राज एक्चुअली में है क्या, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है। सरपंच कोई भी काम कर रहा है विदाउट जनता के पूछे नहीं कर रहा है। अधिकतर काम, हम वो अलग बात है कि थोड़ा सा हमारा सिस्टम डेमोक्रेसी से अलग हो जाता है डायरेक्ट से, लेकिन इन्फ्लुएंस होता है वो। सरपंच कोई भी काम गांव में बिना जनता की राय के नहीं करता, ये पता है आपको। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म है। समझ में आ रहा है? वो डिसेंट्रलाइजेशन है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो स्थानीय स्वशासन मतलब किसकी बात करी हमने? पंचायत की। और पंचायत कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो। अगर हम देखें, पहला वर्ड कौन सा है? पंच। दूसरा कौन सा है? आयत। पंच प्लस आयत। पंच माने पांच, आयत माने ग्रुप या समूह। तो 5 लोगों का समूह पंचायत कहलाता है। अब हमने 5 लोगों को बढ़ा के कितना कर दिया है? 1000 से 2000। जैसे अगर आप ग्राम पंचायत की बात करो तो मिनिमम 1000 की पॉपुलेशन पे ग्राम पंचायत बनती, जो 5000 तक रहती है, 1000 टू 5000। तो लोगों के समूह को ही पंचायत कहा जाता है। पंचायत मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल्स जो क्या कर रही है? खुद के डिसीजन खुद ले रही, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी खुद ही करना है, डिमांड्स भी खुद ही फुलफिल करनी है। बस फंडिंग ऊपर से आ जाएगी क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, टैक्सेशन नहीं लगाते, तो पैसा ऊपर से आएगा, बाकी काम खुद करेंगे। अब थोड़ा सा अपन चलते हैं हिस्ट्री में। इसके अंदर गांधी जी चाहते थे, मैंने अभी आपको बताया, लास्ट क्लास में भी बताया था कि गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज, ऐसे विलेजेस जो सेल्फ डिपेंडेंट। और इंडिया में ऐसे ही विलेजेस होते थे। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आप जाओ वैदिक राम, हिस्ट्री शुरू करते हैं अपन, है ना, हिस्ट्री देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं किसकी? वैदिक राम की, तो वैदिक राम में आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, एक का नाम है सभा, दूसरे का नाम है समिति। पढ़े हमने। सभा समिति क्या करते थे मुझे बताओ, और साथ में एक फिर विदत भी था, थर्ड वाला, है ना। तो सभा और समिति का काम क्या था? चलो बताओ, कौन कौन लोग इसके अंदर होते थे? गांव के सारे लोग। और ये आपस में मिलकर कुछ लोगों को इलेक्ट करते थे, और फिर वो लोग मिलकर गांव के साथ पूरा अपना क्या चलाते थे? गवर्नेंस सिस्टम चलाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। तो हमारे पास तो वैदिक काल से ही पंचायत जैसा सिस्टम चला आ रहा है। अगर एनसीईआरटी में हम देखें तो सभा समिति इसके एग्जाम्पल है कि इंडिया में लोकल गवर्नमेंट शुरू से रही। फिर हम आगे बढ़े तो हमारे पास कौन सा फेज आया? मौर्य। सबसे बड़ा फेज जो आता है वैदिक के बाद कौन आता है? मौर्य। तो मौर्यों में जब आप पढ़ते हो तो मौर्यों के जो सोर्सेस हैं, सबसे बड़ा सोर्स क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अब आप पढ़ते हो, प्लस मेगास्थनीज की इंडिका। 2 सोर्स है हमारे पास। एक तो कौन है? कौटिल्य, बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। दूसरा कौन है? मेगास्थनीज, बुक का नाम क्या है? इंडिका। दोनों के अंदर
क्लियर मेंशन किया गया है कि लोकल लेवल पर सेल्फ सिस्टम काम कर रहा था। कुछ एम्प्लॉयज थे जिनको अपॉइंट किया जाता था और उस लोकल लेवल पर उस गांव के लिए, उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए वो अपना सिस्टम चलाते थे। आपको यहाँ पे दिखाई देगा मौर्यों में। पर आप आगे बढ़ोगे, राजपूत टाइम फेज पे भी आपको कहीं ना कहीं ये सिस्टम दिखाई देता है। राजपूतों में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत कहाँ से शुरू हुई? यानी अगर हम बात करें, आपको और सबसे बड़ी बात बता दूं, आपने एक बंदे का नाम सुना होगा, ब्रिटिश टाइम फेज में बता रहा हूं, चार्ल्स मैडकॉफ। चार्ल्स मैडकॉफ ने क्या बोला था पंचायत को लेके? बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है उसका। उसने कहा था कि इंडिया में जो विलेजेस हैं, जो पंचायत विलेजेस हैं, वो अपने आप में रिपब्लिक हैं। यानी हर एक गांव गणतंत्र है भाई। यानी जैसे इंडिया एक देश है, एक गणतंत्र है अपने आप में, हर एक गांव गणतंत्र है भाई। मतलब भारत में प्रत्येक गांव अपने आप में एक रिपब्लिक था और अपना सारा सिस्टम खुद चलाता था। उसे जरूरत नहीं है सेंटर में मुगल बैठे हैं या नहीं बैठे, मौर्य बैठे हैं नहीं बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना सिस्टम खुद चला रहे। इसलिए वो खुशी भी थे, सुख थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस्लामिक जैसे इरा आया, मुगलों से पहले दिल्ली सल्तनत से जैसे इस्लामिक इरा आता है, इंडिया में ये जो ऑटोनोमस सिस्टम था या इंडिपेंडेंट सिस्टम था, ये धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया। उन्होंने वहां से सेंटर से उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया। सेंटर से फिर स्टेट, सूबे बनाए, प्रांत बनाए, सूबे बनाए, फिर उनके अंदर पूरा उन्होंने एक बॉडी बनाई और आपके पंचायती राज को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। तो एंशियंट से लेके मिडाइवल तक हमारे पास सिस्टम बढ़िया चला। मिडाइवल में थोड़ा अप एंड डाउन हुआ। ब्रिटिश जब फेज आया, ब्रिटिश टाइम फेज में उन्होंने एक सिस्टम शुरू करा। अच्छा, अपने यहाँ शुरुआत में केवल हम वैदिक को अगर छोड़ दें तो पंचायतों के अंदर लोकल लेवल पर इलेक्शन का कोई कंफर्म सिस्टम नहीं था, एक सेट मेथड नहीं था कि जैसे अभी अपने पास इलेक्शन होते हैं ना, वोट डालते हैं, फिर काउंटिंग होती है, फिर ऐसा होता है। उस समय नहीं था। ये सब जो मॉडर्नाइजेशन करा पंचायतों का, वो ब्रिटिशर्स ने करा। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पंचायत के अंदर इलेक्शन सिस्टम लॉन्च करा और उसको पूरा एक जामा पहनाया जो आज आपके सामने, आज आपके सामने जो है पंचायती राज, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ, अपना पुराना वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, उससे इंस्पायर्ड है हम, उसको लेके चले हैं, लेकिन बनाया हुआ किसका है? ब्रिटिशर्स का। तो एंशियंट में आपको ये नाम मिलेंगे, ठीक है। आप चाहे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देख लो, सांख्य कारक, और एक दो नाम मिलते हैं आपको जो पंचायत के अंदर हेड थे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे मेगास्थनीज की इंडिका में भी आपको मिलता है, फिर और आगे चलोगे चल मिलेगा। अब मेन कहाँ से आ जाता है आपके पास? ब्रिटिश काल। अब इसके अंदर जो बनता है उसको अपन समझ लेते हैं। ब्रिटिश टाइम फेज से लेके प्रेजेंट तक 6 फेजेस में, 6 चरण में पंचायती राज का क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है। यानी भारत में जो पंचायती राज आप पढ़ रहे हो, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट जो आप पढ़ रहे हो, कितने फेजेस में डेवलप हुआ है? 6 फेजेस। ठीक है। कहां से शुरू होता है देख लेते हैं। सबसे पहले शुरू होता है 1687 से। यहां से शुरू होती है पंचायती राज की मॉडर्न जो सिस्टम है वो। 1687 में सबसे पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया में खोला गया था, मद्रास में। आ चुका है एमपीपीएससी में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन, कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ खोला गया और कब खोला गया। तो 1687 में मद्रास में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? मद्रास। ठीक, तब से लेके आज तक। फिर इसके बाद 1726 में कहाँ खोला गया आपके पास? कलकत्ता में, कोलकाता में खोला गया। उसके बाद फिर बॉम्बे में खोला गया। ये पूरा सिस्टम चला। तो हम फेजेस देखते हैं, कितने फेजेस में। तो टोटल कितने फेजेस हैं? 5 फेजेस हैं। 1 बाई 1 सारे पढ़ते हैं। 6 फेज हैं टोटल, 5 नहीं 6। हर एक फेज की अपनी विशेषता है। उस समय क्या चल रहा वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलो। जैसे सबसे पहला फेज जो शुरू होता है वो होता है 1687 से लेकर कब तक चलेगा? 1881 तक। ठीक है। सेकंड फेज जो शुरू होगा वो 1881 से शुरू होगा, कब तक चलेगा? 1919 तक। ठीक है। फिर थर्ड फेज शुरू होगा 1919 से, कब तक चलेगा? 1935 तक। ये 3 फेजेस हो गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्थ फेज। फोर्थ फेज जो शुरू होता है वो होता है 1935 या 37 भी कर सकते हो आप, क्योंकि एक्ट जो है 37 में लागू हुआ था ना। तो 1937 से लेकर 1950 तक। फिर फिफ्थ फेज शुरू होता है कब से? 1950 से लेकर 1992 तक। और लास्ट में 6th फेज जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 1992 से लेकर आज तक।
इतने फेजेस में इंडिया में पंचायती राज जो है डेवलप हुआ। एंशिएंट को और मिडाइवल को छोड़ देते हैं क्योंकि उस समय एक सिस्टमेटिक नहीं था। लेकिन जब से कौन आए, ब्रिटिशर्स, उन्होंने एक सिस्टम सेट करा और इंडिया में लोकल गवर्नमेंट को आगे बढ़ाया। अब एक एक फेज को अपन पढ़ लेते हैं किस फेज में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब इसको आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला फेज, फर्स्ट फेज क्या था? ब्रिटिशर्स का, आपको अच्छे से पता है, सब लोगों को पता है, ब्रिटिशर्स का फोकस किस पे था? पैसा कमाना है, सीधी सी बात ये ना, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। इसी के लिए उन्होंने इंडिया को रूल करा। भारत में शासन क्यों जमाया? पहले ट्रेड कर रहे थे, कम पैसा था, रूल करा, ज्यादा पैसा हुआ। जब उनको लगा कि यार इंडिया को हमने रूल करना शुरू कर दिया, ठीक है, अपना पूरे वॉर फाइट कर लिए, शासन हमने जमा लिया, तो खर्चे कम करे जाए, एक्सपेंसेस को डाउन करना है। हम क्यों लोकल लेवल पर अपना पैसा खर्च करें? भाई अभी सेंटर से ही सब चल रहा है, राजा देख रहा है, क्योंकि मुगलों ने तो यही सिस्टम करा था ना, और मुगलों के बाद ब्रिटिशर्स आ रहे हैं। मैंने बताया ना मुगलों के शासनकाल में क्या हुआ, इस्लामिक इरा में सब उन्होंने सेंटर से कैप्चर करा, और पैसा कहाँ से जा रहा है? सेंटर से। तो उन्होंने अपने खर्चे को कम करने के लिए जो फर्स्ट फेज में काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? फर्स्ट फेज में पंचायती राज का एकमात्र ऑब्जेक्टिव था एक्सपेंसेस का बर्डन कम करना। गवर्नमेंट पे जो खर्चा था उसको कम करने के लिए फर्स्ट फेज आता है, जो शुरू हो गया कब से? 1687 से 1881 तक। क्या है ऑब्जेक्टिव इसका? किसको कंट्रोल करना है? खर्चे, एक्सपेंसेस। अब उन्होंने कहा यार गांव में तो ठीक है, गांव में तो इतना ज्यादा खर्चा होता नहीं, खर्चा होता है कहाँ? शहरों में, क्योंकि ज्यादा सिस्टम कहाँ मिलता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन का? शहरों में। तो फर्स्ट फेज में उनका पूरा फोकस अर्बन पे हो जाएगा, विलेजेस पे उनका कोई ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। इसी के लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं, यही मैंने आपको बताया, सबसे पहले कहाँ? मद्रास में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन्होंने खोला कि भैया इलेक्ट करो, आप अपने हिसाब से सिस्टम चलाओ, हमसे पैसा मत मांगो, टैक्स वैक्स थोड़ा बहुत लगा लो लोकल लेवल पे, आप जानो आपका काम। फिर कहाँ खोला? बम्बई, सॉरी कोलकाता में उन्होंने खोला। तो ये सारा कार्यक्रम चला। इसी फेज में लास्ट में जब आप पहुंचोगे फर्स्ट फेज के, तो 1870 में आपको पता है एक बंदा था इंडिया में, इसका नाम था मेयो। सुना है ना मेयो, जिसने क्या कराया था? फर्स्ट सेंसस। वो एक्चुअल नहीं हुई थी, 1881 से हुई थी बाद में, लेकिन मेयो था। मेयो ने एक प्रपोजल रखा, मेयो ने एक प्रस्ताव रखा, ध्यान रखना, मेयो ने क्या रखा? एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव रखा कि भारत में कैसे लोकल गवर्नमेंट को क्या किया जाए? इस्टेब्लिश करा जाए, जिसको मेयो प्रपोजल हम कहते हैं। उसमें 2-3 बातें थी, ज्यादा नहीं थी, और केवल सुनने लायक है। बस डेट याद रखना कि मेयो का प्रपोजल आ कब रहा है? 1870, 1870 में, ठीक है। 1871 में जनगणना हो जाती है आपकी, फर्स्ट सेंसस है ना। तो मेयो का प्रपोजल था, मेयो ने 2-3 बातें कही कि पहली बात तो हमें फोकस किस पे करना है? अर्बन पे, रूरल से हमको कोई मतलब नहीं, पहला। दूसरा, हमको क्या करना है? मैक्सिमम पब्लिक पार्टिसिपेशन, जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी। जनता क्या चाहिए हमको? भागीदारी। और तीसरा क्या करना है? इलेक्टेड सिस्टम अप्लाई करना है। 3 बातें उसने बोली। मेयो ने प्रपोजल दिया, क्या बोला? कि भैया अर्बन बॉडी पर ध्यान देना है, अर्बन शहरों में ज़्यादातर हमारा काम शहरों से चलता है, गांव से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पैसा खर्च नहीं करेंगे। लोगों से बोलो आप आपस में इलेक्शन करवा लो और अपनी क्या बना लो? लोकल गवर्नमेंट बना लो। मेयो ने ये कह दिया। लेकिन मेयो का चलता इतना ज़्यादा, मेयो ने चूंकि क्या केवल अर्बन की बात करी थी तो ये आगे चला नहीं। इसी फेज में अब लास्ट में आ जाएगा 1881 में किसका? रिपन का प्रपोजल। रिपन, यहीं से हो जाता सेकंड फेज शुरू। तो फर्स्ट फेज का पूरा फोकस किस पे था? गवर्नमेंट पे जो बर्डन है किसका? एक्सपेंसेस का, उसको कम करने के लिए, ठीक है। और इंडिया में फर्स्ट कहाँ खुला आपके पास? मद्रास में 1687, फिर 1726 में कहाँ खुला? कोलकाता में। फिर इसी टाइम पे, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रही, जबलपुर में हुआ था अपना ओपन, ठीक है, नगर निगम जबलपुर बना था आपका, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, 1907 तो दतिया था, नगर पालिका बना था, है ना। इससे पहले 1859 ऐसा कुछ डेट है, एक बार आ जाने दो, जबलपुर बना था, ठीक है। तो फर्स्ट फेज समझ में आ गया क्या? फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है? क्या करना है? कम एक्सपेंसेस कम करने, पूरा फोकस इस पे है। क्या बना रहे हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम की स्थापना की जा रही है। भारत का पहला नगर निगम मद्रास, डेट क्या है? 1687। दूसरा 1726 कौन सा? कोलकाता। उसके बाद बॉम्बे, फिर ज्यादा याद नहीं करने, 1-2 शुरू की याद कर। इसी के लास्ट में क्या आ रहा है?
मेयो का प्रपोजल, 2-3 बातें बोल रहा है, पब्लिक पार्टिसिपेशन, अर्बन पे फोकस, इलेक्टेड सिस्टम लॉन्च करना है, थोड़ी टाइम तक चला उसका लेकिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। फिर आया दूसरा, कौन सा फेज आ रहा है, ये मिटा दूं ना, चलो नोट्स में मिल जाएगा, ये पूरा ऐसे का ऐसा है ना। फिर आता है सेकंड फेज, और सेकंड फेज शुरू होता है 1881 से, कब तक चलेगा, 1990 तक। ये वो फेज है जब पंचायती राज को मिलती है ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। अभी तक पंचायत किसके अंडर था, गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट करवा रही है। अब यहां पर पंचायत को क्या मिल जाएगी, स्वायत्तता मिलेगी। और आपको ये पता है 1881 में ही आता है किसका प्रपोजल, रिपन, रिपन का प्रपोजल आता है। और रिपन ने बहुत सारी बातें पंचायत के अंदर लिखी। उन्होंने कहा पंचायत अर्बन के साथ रूरल में भी लाओ, शहरों के साथ गांव में भी व्यवस्था होनी चाहिए, इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, पंचायत के पास पावर होनी चाहिए, थोड़ी बहुत मात्रा में टैक्सेशन भी लगा, मतलब एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब रिपन ने दे दिया। सिफारिश हमें याद नहीं करनी, रिकमेंडेशन याद नहीं करनी, इतना याद रखना है कि रिपन ने पंचायतों को काफी पावर देने की बात अपने एक्ट में कह दी। 1881 में एक्ट आता है, रिपन लेके आता है। इसीलिए रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत में स्थानीय शासन या पंचायतों का जनक। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमाम बार आ भी चुका है कि कौन है जनक, रिपन। क्यों है, क्योंकि वो 1881 में एक एक्ट लाकर पंचायतों को काफी पावरफुल बना देता है, यानी उनको ऑटोनॉमस टाइप का बना देता है कि भैया आप अपने हिसाब से सिस्टम चलाते रहो। लेकिन आपको पता है कि रिपन जब आया और उसने जो बातें करी, उसके बाद रिपन के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। रिपन और इल्बर्ट को लेकर एक डिस्प्यूट हो गया था, है ना, एक डिस्प्यूट हुआ था। उसकी वजह से रिपन को क्या करना पड़ा, वापस जाना पड़ा। और जैसे ही वो वापस गया, उसने जो प्रपोजल दिया था, प्रस्ताव दिया था, उसकी कहानी खत्म। उसने बनवाए थे, बोर्ड बनवाए थे, पंचायतों का इलेक्शन भी करवाया था, 2-3 साल तक काम करा, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगी, रिपन ही चला गया, रिपन गया, पंचायतों की कहानी। फिर ब्रिटिशर्स ने आगे जाके 1907 में, इसी फेज में आ रहे हैं अपन, चल रहे हैं आगे, कब, 1907 1907 में एक रॉयल कमीशन बनाया, सीधा कहां से आया, इंग्लैंड से, रॉयल कमीशन, जिसका नाम था हॉब हाउस कमीशन। क्या नाम था, हॉब हाउस। हॉब हाउस इसके चेयरमैन थे, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, हॉब हाउस। अभी भी आंदोलन में जाना है, किसका आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन का भूत उतर चुका है भाई। 16 फरवरी डेट है अपने पास, 40-50 और बढ़ जाएंगे, 200 प्लस तक पहुंच जाओगे, उतने में ले लो, है ना। हॉब हाउस कमीशन ने बड़ी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन करी, जो आज हमारे पंचायती राज में, जैसे उन्होंने बोला क्या कि फंडामेंटल यूनिट जो होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट के अंदर, वो विलेज होनी चाहिए, यानी आधारभूत इकाई के रूप में किसको बनाया जाना चाहिए, गांव। जैसे आज भी हमारे पास आधारभूत इकाई क्या है, गांव है ना। तो ग्राम को क्या बनाओ, विलेज को क्या बनाओ, आधारभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट बनाओ, ठीक है। विलेज के पास क्या होना चाहिए, टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स लगाने की पावर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, कंटिन्यूएशन, रेगुलर क्या होने चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए। इस टाइप की बहुत सारी रिकमेंडेशन उन्होंने दी हॉब हाउस ने, लेकिन इसकी रिपोर्ट जब आई, उस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया गया। इसलिए रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा हमें याद रखने की जरूरत। तो सेकंड फेज में 2 काम हो रहे हैं। पहला कौन आ रहा है, रिपन एक्ट लेके आ रहा है, उसके अंदर बहुत सारी पावर देने की बात कर रहा है, उसके लिए उसने कार्यक्रम भी शुरू किया, लेकिन उसके जाने से वो फेल हो गया। इसलिए रिपन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में, है ना, ब्रिटिश भारत में हो गया। फिर उसके बाद 1907 में कौन आया, हॉब हाउस कमीशन बनाया गया, उसने भी बढ़िया रिकमेंडेशन करी, रिपोर्ट आई 1-2 साल बाद, नहीं मानी, ठीक है। अब इसके बाद होता है आपका थर्ड फेज। कौन सा फेज, थर्ड फेज। अच्छा, इसी में लिखे हुए हैं, ये लो, इसी के अंदर बताता चलूं क्या, ये हो गया। तो ये स्वायत्त शासन संस्था यानी ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में स्टेब्लिश हो रहा है। अच्छा, इसी में अब यहां समझना, 1919 की बात कर रही है अपने, 1919 के लिए 1917 में कौन आया था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इन्हीं को तो बोलते हैं एक्ट। अब आपको शायद पता हो, अच्छे से पता होगा, 1919 के एक्ट का मेन पर्पज क्या था, उन्होंने क्या बोल के एक्ट लेके आए थे,
उन्होंने बोला था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में स्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने यही बोला वर्ल्ड में कि हम डेमोक्रेसी की सिक्योरिटी के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, और जैसे ये वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम हर एक कॉलोनी में, जितनी हमारी कॉलोनी है, जैसे इंडिया भी एक कॉलोनी थी, हर एक कॉलोनी में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब शासन वो लोग करेंगे, हम केवल उनको डायरेक्शन, यानी उन्हीं लोगों से इलेक्ट होके आएंगे और वही लोग क्या करेंगे, सब कुछ चलाएंगे, ये उन्होंने बोला। ठीक, अब उन्होंने हमें उल्लू बना दिया, हमें अच्छे से पता है। पूरी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो दी नहीं, क्या दे दी, आंशिक उत्तरदायी, पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी। अच्छा, एक फायदा क्या हुआ इसमें कि अभी तक जो स्वायत्त था लेकिन चल नहीं पाया था, हमें दिख रहा है ऑटोनोमस बॉडी तो हम बना रहे हैं, लेकिन क्या बॉडी जो बन पा रही है वो चल पा रही है। रेपन आया, बोल के गया, शुरू करा, बंद हो गया, हवाउस ने अच्छी बात करी, उसकी रिपोर्ट ही नहीं मानी। तो फिर आता है आपका थर्ड फेज, यानी यहां पर इस वाले में सुधारों से, रिफॉर्म से जो एक्ट आ रहा है उसके अंदर आ रही है पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और इसके बाद लोकल गवर्नमेंट चली जाती है किसके अंडर, स्टेट्स के अंदर। अभी तक सेंटर देख रहा था, सेंटर स्टेट दोनों मिलकर देख रहे थे। अब 1919 के बाद जो स्थानीय स्वशासन है वो किसका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि 1919 में एक्ट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी आपको 2 लिस्ट मिलती हैं, एक सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और संघ सूची, एक केंद्र सूची। तो राज्य सूची का विषय बना दिया गया, राज्यों के अंदर आपके लिए लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था कर दी गई, किसके अंडर, सेकंड फेज। तो सेकंड फेज में कितने काम हो गए भाई, 3। ठीक है, फर्स्ट फेज में केवल एक ही था, कौन, म्यो। सेकंड फेज में कौन आ रहा है, रिपन, हॉबाउस, और इसके अलावा 19 के एक्ट के थ्रू पार्शियल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट्स के अंदर चला गया। अब आता है आपके पास थर्ड फेज, कौन सा फेज, थर्ड। कब से कब तक चल रहा है, 1919 से 1937 तक। 37 क्यों, क्योंकि 35 का जो एक्ट आएगा वो कब एप्लीकेबल होगा, 37, 1937 में तो लागू होगा। चलो, इसके अंदर क्या हुआ, स्थानीय स्वयं संस्था किसके अंदर आ गई, प्रांतों के, यानी प्रोविंस स्टेट के अंदर आ गई, और स्टेट ने अपने अपने क्षेत्रों में पंचायती राज सिस्टम लागू करना शुरू कर। तो इसी टाइम पे अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं महाकौशल, बरार, इधर उधर पंचायतों का सिस्टम होना शुरू हो जाए, धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पंचायतें अब स्टेट के अंदर काम करना शुरू कर रही हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे। चेंज कहाँ होंगे, 1938 से 1950, 59 हो गया है, कहाँ तक, 50। 37 में 1935 का नियम लागू हुआ, इलेक्शन हुए 37 में, इंडिया में गवर्नमेंट बनी, हमने क्या बनाया, एक संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात थी ना। 1935 के एक्ट में किसकी बात की गई थी, ऑल इंडिया फेडरेशन की, यानी कि पंचायतें कहीं ना कहीं कहाँ रहेंगी, स्टेट के अंदर ही। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट किसकी बन चुकी है, 1937 में मुझे बताओ किसकी गवर्नमेंट बनी थी, कांग्रेस, हमें अच्छे से पता है। और कांग्रेस ने 2 साल तक गवर्नमेंट चलाई और उन्होंने फोकस करा, गांधी जी उस समय थे ही, गांधी ने फोकस करा कि भैया पंचायतों को रीऑर्गेनाइज करो, उनको पावर देना शुरू करो, उसके एक सिस्टम को जमाना शुरू करो, ये गांधी जी करना शुरू किया। तो 37 से लेकर 39 तक ये कार्यक्रम उन्होंने बस प्रो फॉर्मा ही तो बना पाया था, एक ड्राफ्ट कि अब इसको हम लागू करेंगे। आपको पता है 39 में क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर लागू नहीं हो पाया। कहाँ से पता, सरकार ही गिर गई, मालूम है ना, 1 सितंबर को उसने अटैक कर दिया हिटलर ने, वो कहानी खत्म, हमने इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिला के इसके अंदर जो होना था, रीऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस, वो सब चीजें होनी थी, वो हो नहीं पाई। तो फोर्थ फेज में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आना शुरू हुआ था कि हाँ भाई लोकल गवर्नमेंट को हम पैदा करेंगे। अब उसके बाद सीधा सीधा क्या होता है, 1950 के पहले क्या होता है, 1947 में जब हम फ्री हो गए तो 1948 में सारे स्टेट के मिनिस्टर्स का, बेसिकली सीएम भी थे उसमें, एक कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में। नेहरू जी पीएम बन चुके थे अपने 1947 में ही, ठीक है, पीएम मतलब वो बन गए थे ना, ब्रिटिशर्स तो थे लेकिन पावर सारी आ गई थी, इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी आपकी। तो
पटेल साहब नेहरू जी ने क्या किया, कॉन्फ्रेंस बुलाई कि भैया देखो अंग्रेज तो चले, अब हमको चलाना है शासन। कैसे चलाएं, इतना डाइवर्स कंट्री है, इतनी प्रॉब्लम भी चल रही हैं, राइट्स वाइट चल ही रहे थे, तो सबको बुलाया और सबको बुला के पूछा कि बताओ क्या करना चाहिए। और इसी समय नेहरू जी ने एक बढ़िया स्टेटमेंट दिया कि लोकल गवर्नमेंट इज द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी या बेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम हम चाहते हैं भारत में, लोकतंत्र की स्थापना अगर हमें करनी है, तो भैया हमें सबसे पहले उसके बेस, उसके आधार पंचायती राज को मजबूत बनाना पड़ेगा। क्योंकि प्राइमरी स्कूल तो यही है। ये किसका कोटेशन था, नेहरू जी का, जो 1948 में उन्होंने कॉन्फ्रेंस में दिया था। ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार पीएससी में। 1948 में नेहरू जी ने बोला था, किसने बोला है, बेस है पंचायती राज जो है, सॉरी हाँ, पंचायती राज डेमोक्रेसी का क्या है, बेस, स्थानीय सुशासन लोकतंत्र का आधार है। ये कोटेशन स्टेटमेंट किसका है, नेहरू जी का। कब दिया था, 1948 में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर। ठीक, अब हमें पता है 48 में हम क्या बना रहे थे, संविधान सभा चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग चल रही थी। गांधी जी भी उस समय तक थे ही, 47 में 48 में चले गए थे। तो उन्हीं की इच्छाओं को ध्यान में रखे जब अग्रवाल साहब लड़े, बताया था ना आपको डीपीएसपी में क्या हुआ, पहले तो भूल ही गए गांधी जी को, लास्ट में अग्रवाल साहब बोले बापू कहाँ, बापू गायब, संविधान में है ही नहीं। तो अम्बेडकर बोले हाँ यार डालो। तब जाके फिर 1950 में हमने क्या किया, आर्टिकल 40 डीपीएसपी में क्या लिख दिया, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत। स्टेट की ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, लोकल गवर्नमेंट के तौर पर पंचायतों का गठन कर। यहां तक कहानी चली कब तक, जब तक हमारा संविधान लागू। इतने फेजेस समझ में आ गए क्या, चार शुरू से समझ में आ रहा है। एंशिएंट में कहानी अलग चल रही थी, ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, चीजें बदली। उन्होंने एक सिस्टमेटिक फॉर्म में उसको लाना शुरू किया, पहले अपने फायदे के लिए किया, बाद में चूंकि हमने आंदोलन करे, बहुत सा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो हमें भी उसमें आगे बढ़ने का मौका। अब आता है कौन सा फेज, पांचवा इंपॉर्टेंट फेज है, इसको देखना। यहां तक क्लियर हुआ क्या, चलो अब कौन सा चरण आ रहा है, पांचवा। कब से कब तक, 50 से लेकर 1992 तक। इस फेज को समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मेंस में भी ये काम में है ना। मेंस में भी जो आपको पढ़ते हो ना, एचआरडी के अंदर मिल जाएगा ये। देखो 1950 से लेकर 1992 तक क्या हो रहा है, फिफ्थ फेज चल रहा है। इस फेज का सबसे बड़ा पर्पस था कि संविधान में जो लिखा है कि हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत, आर्टिकल 40, उसको लागू करवाना है। यानी कुल मिला के संवैधानिक प्रावधानों की पूर्ति करने के लिए इसमें कार्यक्रम चलेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है बस उनको फुलफिल करना है, इसके लिए पंचायतें बनानी है। फोकस नहीं होगा केवल खाना पूर्ति। अब पंचायतें बनाने के लिए हमारे पास पैसा तो था नहीं उस समय, इसलिए तो हम फंडामेंटल राइट भी नहीं दे पा रहे थे, नहीं तो उसको फंडामेंटल राइट में लिख देते। हमने डीपीएसपी में क्यों लिखा, पैसा नहीं। तो पहली बार भारत में 1952 में हमने लोकल गवर्नमेंट के लिए पंचायती राज नहीं शुरू किया, उसकी जगह एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था CDP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्य फोकस, मेन फोकस जो था वो किसके डेवलपमेंट पे था, रूरल इंडिया का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, गांवों का विकास करना है। और यही पंचायत का भी ऑब्जेक्टिव है। पंचायती राज का ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत का विकास। तो इसके लिए हमने क्या लॉन्च कर दिया, CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर क्या किया हमने, 100 गांव को, कितने विलेजेस को, 100 विलेजेस को एक क्या बना दिया, कम्युनिटी बना के उस पर काम करना शुरू किया। और ये वीडियो जो पोस्टें थी इस समय से निकली। अरे बात समझ में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये ब्लॉक बनाया हमने एक तरीके से, एक कम्युनिटी बनाई कि 100 गांव मतलब एक कम्युनिटी। अब 100 गांव के लिए हम क्या एक सिस्टम जमाते, तो 5 स्तर का एक सिस्टम जमाया, सेंटर से लेके विलेज तक। जैसे हमारे पास 3 स्तरीय पंचायती राज है अभी, उसमें सेंटर नहीं है, स्टेट भी नहीं है, तो 2 और जोड़ लो, 3 ही हो गए। कितने हो गए भाई, अभी हमारे पास क्या ग्राम पंचायत है, तो दूसरी जनपद पंचायत है, तीसरी जिला पंचायत, इसके ऊपर जोड़ लो एक राज्य पंचायत, उसके ऊपर जोड़ लो एक सेंट्रल। तो ये 5 लेवल का जो प्रोग्राम था उसका नाम क्या था, CDP, कि केंद्र भी होगा, राज्य भी होगा, डिस्ट्रिक्ट भी होगा, ब्लॉक भी होगा। जिसको अपन जनपद बोलते हैं उसको ब्लॉक कहते हैं, बेसिकली अपन क्या कहते हैं, ब्लॉक।
ब्लॉक बोलो, जनपद बोलो, मंडल बोलो, एक ही बात है। जो मिड आपका स्टेज है उसको हम बोलते हैं, और लास्ट में विलेज। तो सीडीपी शुरू कर दिया भाई, ब्लॉक बनाया, सिस्टम बनाया, अपॉइंटमेंट करना शुरू किए, ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट करना शुरू हुए कि रूरल का डेवलपमेंट करना है, गांव का विकास करना है। भारत गांव में बसता है, 80% जनसंख्या उस समय गांव में थी। कितनी थी? 1950 के ज़माने में हमारे पास लगभग 80% जनसंख्या गांव में रहती थी। आज भी आपके पास 65-70% तो रहती है। करना शुरू किया। इसी को आगे बढ़ाने के लिए 1953 में हमने क्या किया? राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना शुरू कर दी कि नहीं भाई, ये वाला जो प्रोग्राम है इसको और पावर देनी है, और लगाओ, रिसोर्सेज लगाओ, गांव का विकास करो। भैया कार्यक्रम चलता रहा कब तक? 1955 तक। 55 में लगा गवर्नमेंट को यार, लगे तो हैं हम, पूरा अलग से एक मिनिस्ट्री बना दी, सामुदायिक मंत्रालय। 1944 में 54 में एक मिनिस्ट्री बना दी, सब कुछ बना दिया सेट। 55 में जब हमने देखा कि इसको रिपोर्ट लें, कितना डेवलपमेंट हुआ, कितनी चीजें बढ़ी, गांव में क्या समस्याएं थी, उनका सॉल्यूशन हुआ, पता चला हुआ तो कुछ ही नहीं। 3 साल से हम लगे हैं, हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई, कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने गुजरात के जो सीएम थे उस समय रहे थे, क्या नाम था? BR मेहता। कौन? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की चेयरमैनशिप में बनाई एक कमेटी, और मेहता साहब से बोला कि मेहता जी ये बताओ सीडीपी जो चल रहा है कैसा चल रहा है हमारा? ये बहुत इसमें लगा रखा है हमने, रिसोर्सेज वगैरह बहुत मेहनत लगी है, अलग से मिनिस्ट्री है, आप एक रिपोर्ट दो कि भैया सीडीपी की क्या कहानी चल रही। मेहता साहब ने भैया बढ़िया देखा और 1956 में दे दी अपनी रिपोर्ट, मतलब जो पब्लिश हो रही 1956 में, और बोल दिया कि सीडीपी जो है वो है फेल। क्या हो चुका? असफल हो चुका है। इसके जो ऑब्जेक्टिव थे कि रूरल इंडिया का डेवलपमेंट करना है, ग्रामीण भारत का विकास करना है, कोई विकास नहीं। जो स्थिति 1950 में थी हमारी, वही स्थिति 1956 में। तो डेवलपमेंट कहाँ हुआ 3 साल में? ना तो लिटरेसी रेट बढ़ रही है, ना उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा कुल मिला के ये। तो उनसे पूछा भाई ऐसा क्यों? हमने तो यार इतने रिसोर्स लगाए, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें करी, सब कुछ करा, ऑफिसर्स अपॉइंट करे जो पीएससी के थ्रू जा रहे हैं अपने। वीडियो किसके थ्रू होता था? पीएससी के थ्रू, सब कुछ करा। तो उन्होंने कहा ऐसा भाई साहब प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक ने पार्टिसिपेशन नहीं करा, यानी कि जनता की भागीदारी जो है वो क्या रही है? नगण्य रही। लोगों को बात ही नहीं समझ में आई तुम्हारी क्या चल रहा है ये सीडीपी 100 गांव। 100 गांव का कैसे होगा? एक एक गांव का होना चाहिए, लोगों का ये सोचना था। तो उन्होंने इसमें कोई भागीदारी नहीं, कुल मिला के पब्लिक पार्टिसिपेशन न होने की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी नहीं मिली, जनता की सहमति नहीं मिली, इसलिए आपका सीडीपी क्या हो गया? फेल हो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम खत्म। तो उनसे पूछा फिर क्या करें? उन्होंने कहा अब हमसे लो। तब BR मेहता ने 3 टायर पंचायती राज, 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की। उन्होंने कहा 5 लेवल नहीं, सीडीपी में 5 है, गड़बड़ है, तुम सेंटर। अभी तक होता क्या है? गांव की समस्या है, समझ ना, सीडीपी में गांव की समस्या किस पे आएगी? ब्लॉक पे, ब्लॉक से फिर ऊपर कहाँ जाएगी? डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से कहाँ जाएगी? स्टेट में, स्टेट से कहाँ जाएगी? समस्या ही खत्म। भाई जितने आपके पायदान होंगे उतनी चीजें बदल जाती हैं, और फिर वहां से सॉल्यूशन आने में कितना टाइम लगेगा? भाई गांव वाले कह रहे हैं प्यास से मर रहे हैं, हैंडपंप लगा दो, उनने लिख के दे दिया, वो कहाँ पहुंचा? सेंटर तक। कितने महीने में? 1 महीने में। फिर सेंटर ने 1 महीने में सॉल्यूशन दिया, तब तक गांव वालों ने खुद पैसे मिला के हैंडपंप लगा लिया। वो कह रहे भाड़ में जाओ, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सीडीपी। क्यों पब्लिक पार्टिसिपेशन करेगी? भाई गांव वालों को तुरंत चाहिए सॉल्यूशन, उनकी समस्याएं भी छोटी छोटी होती हैं। पानी बरसा कीचड़ हो गई तो उसमें कुछ डलवा दो भाई, मिट्टी गारा, कुछ रोड बनवा दो वैसी टेम्परेरी, वो मोरम वाली। अब उसके लिए तुम दिल्ली से लिखवा के लाओगे? अगर ऐसा सिस्टम चलाओगे तो पब्लिक का कभी पार्टिसिपेशन, तो इतने सारे लेवल आप बना रहे हो तो ये प्रोग्राम कभी चलेगा ही नहीं। अरे बात समझ में? तो कुल मिला के उन्होंने बोला कि ये नहीं, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कितना? त्रिस्तरीय। BR मेहता साहब ने क्या बोल दिया? त्रिस्तरीय पंचायती राज, 3 टायर। कौन कौन? ग्राम पंचायत, विलेज, फिर मंडल पंचायत जिसको अपन जनपद कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में सेम ही है ना, और तीसरा कौन सा? डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला। 3 स्तरीय उन्होंने बात कर दी।
ठीक, ये वाली कहानी शुरू हो गई। अब उन्होंने बोल दिया, रिपोर्ट दे दी 1956 में। इसी को बेस बनाकर 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट, कौन सा, राजस्थान का कौन सा, नागौर, नागौर से क्या हो गया, आपके सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक फर्स्ट लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज की शुरुआत हो गई। राजस्थान में बना, उसके बाद आंध्रा में बना, एमपी में भी हलचल होने लगी। इसको लेके हमने एक कमेटी बना दी, काशी प्रसाद पांडे 1962 में। ठीक है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, एमपी वाला पोर्शन जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो उसके साथ जोड़ देंगे, है ना। ये कहानी शुरू हो गई। अब क्या हुआ, देखो 5th फेज चल रहा है अभी, 50 से लेकर 1992। इसमें थोड़ा सुनना अच्छे से, फिर एक एक कमेटी की रिकमेंडेशन सारी पढ़ाऊंगा बी आर मेहता की, क्या क्या बोला उन्होंने, 6-7 रिकमेंडेशन है। अभी केवल मोटा मोटा समझ लो पहले ना। बी आर मेहता साहब ने बोला, ठीक है साहब, इनने एक गड़बड़ी करी थी, यहाँ थोड़ा सुन लेना। बी आर मेहता ने क्या बोला था कि बस 3 स्तर की बना दो और बाकी सारा काम किस पे छोड़ दो, स्टेट पे, स्टेट अपने हिसाब से इसको सेटल कर ले। उन्होंने नहीं बताया कि इलेक्शन कैसे होगा, थोड़ी बस बताई थी कि जो आपके सदस्य होंगे इसके अंदर, मेंबर होंगे, उनका डायरेक्ट इलेक्शन कराओ, बाकी स्टेट पे छोड़ दो। आज भी ऐसा ही, आपको शायद पता होना चाहिए। आज भी अगर आप देखो तो बस केवल मेंबर्स का इलेक्शन होता है डायरेक्ट, बाकी स्टेट डिसाइड करती है कि किसका डायरेक्ट होना है, किसका स्टेट पे छोड़ दो। फाइनेंस कहाँ से आएगा, नहीं बताया। इलेक्शन कौन कराएगा, नहीं बताया। मतलब कुल मिला के कुछ नहीं बताया। इसीलिए हर एक राज्य में अलग अलग कमेटी बनाई गई। अप्रोक्सीमेट 23 कमेटीज बनी। कितनी, 23। लिस्ट दूंगा पूरी, उसके अंदर पढ़ लेना, याद मत करना, याद 5-6 करना जितनी पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो कहानी शुरू हो गई। अब दिक्कत ये हुई कि मेहता साहब ने दे दी, हमने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर फोकस नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही, 1962 क्या हुआ, इंडो चाइना लड़ने लगे। पंचायत देखें कि लड़ाई लड़े, लड़ाई लड़ना जरूरी है, पंचायत तो बना लेंगे। इससे फ्री हुए तो 1965 क्या, इंडिया पाकिस्तान वॉर, फिर दूसरी लड़ाई शुरू। अब लड़े या पंचायतें बनाए, इसको लागू करवाएं। अब स्टेट अपने अपने हिसाब से बना रहे हैं, उन्हें कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई कुछ भी कर रहा है। इस समय पे एक तरफ से गड्ढे मड्ढे वाला कार्यक्रम समझते हो ना, मैस चल रहा है। एमपी में कहीं चल रहा है, यूपी में कुछ चल रहा है, गुजरात में कुछ चल रहा है, राजस्थान में, मतलब कोई एक सिस्टमेटिक नहीं चल रहा। इससे फ्री हुए तो आपको पता है 1966 में क्या हो गया, फेमाइन, अकाल, लाखों लोग भूखे मरे। तो पेट पहले भरेंगे, पंचायतें देखें। 1967 में क्या ले आए हम, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, प्रोडक्शन बढ़ाओ, पंचायतें बाद में देखेंगे, पेट भरना है। जब इससे फ्री हुए 1970 तक, 1971 में क्या हो गया, मैडम बोली बांग्लादेश को आजाद कराना है, फिर पाकिस्तान से वॉर, फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो ये पाकिस्तान से निपटे, तब तक मैडम इंदिरा ने बोला नहीं, अब तो हमारी सरकार क्या लगाएंगे, इमरजेंसी। कुल मिला के फोकस हो ही नहीं। अब जब मैडम इंदिरा की सरकार गिरी आफ्टर इमरजेंसी 1977, मोरारजी देसाई सरकार आई, उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया। उन्होंने कहा नहीं यार, ये पंचायती राज वाला तो बापू जी चाहते थे, और मोरारजी देसाई पुराने लीडर थे, बापू से काफ़ी इन्फ्लुएंस भी थे। उन्होंने कहा नहीं यार, पंचायतें तो बनानी है। उन्होंने एक कमेटी बनाई, नाम था अशोक मेहता। ठीक है, तो 1977 में कौन सी कमेटी बनेगी, अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता अपनी रिकमेंडेशन देगी। 129 रिकमेंडेशन दी थी, 129 पढ़ेंगे, उसमें से 5-6 पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट। अभी बस नाम सुन लो, सारी कमेटी की रिकमेंडेशन पढ़ाऊंगा जो आने लायक है अपने पास पेपर में। अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन 78 में उसकी रिपोर्ट आई। जब तक रिपोर्ट लागू कराते मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, पता ही हमें। मैडम इंदिरा ने वो मिलके उनके साथ गिरवा दी, वो भी गई। फिर 1980s में 2-3 कमेटी बनी, इसका नाम था पीके थुंगन कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी। एलएम सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने एक रिकमेंडेशन करा कि यार ये जो कर रहे हो ना, अब कुछ नहीं होगा जब तक पंचायती राज के लिए एक अलग चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला जाता। क्योंकि अभी डीपीएसपी में सरकार को कोई मतलब ही नहीं है, करो तो ठीक, नहीं करो कौन सा कोर्ट में चले जाओगे आप। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो, संवैधानिक दर्जा देना जरूरी है। एलएम सिंघवी पहली बार बोला। उसके बाद कौन बनी, गॉडगिल कमेटी बनी, उनने भी इस बात को आगे बढ़ाया। आ रहा है बात समझ में, गॉडगिल कमेटी बनी। तो ऐसे 4-5 कमेटी और बनी, और इन्हीं कमेटी बेसिकली एलएम सिंघवी कमेटी की सिफारिश को लेकर राजीव गांधी एक बिल लेके आए। कहाँ,
पार्लियामेंट में, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। बाद में फिर 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार में आते हैं दो बिल, 73rd और 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वें के तहत ग्राम लेवल पे, रूरल पे अपन क्या कर दिया, 11th शेड्यूल जोड़ दी। कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ दी, और 11वीं अनुसूची के तहत क्या कर दिया, रूरल लेवल पर पंचायती राज। ठीक है, 73वें के तहत रूरल लेवल पर पंचायती राज 29 सब्जेक्ट दे दिए, और फिर 74th की तरह अर्बन लेवल पर और कितने 18 सब्जेक्ट दे दिए। और अब उस पर फिर सिस्टमेटिक रूप से बाकायदा सब कुछ लिख के आ गया कि ये ऐसे ऐसे इलेक्शन होंगे, ये होगा, ये टैक्सेशन होगा, ये पावर होंगी, ये फंक्शनिंग होगी, ये रिजर्वेशन होगा, सब कुछ लिख के आ गया 73rd में और 74th। और इस अमेंडमेंट के बाद फर्स्ट स्टेट था एमपी जिसने पंचायती राज के इलेक्शन कराए। तो घोषणा कोई और कर चुका, लेकिन इलेक्शन हमने कराए, है ना, और उसको लागू कराया। और फिर तब से लेके आज तक 6 इलेक्शन हो चुके हैं पंचायती राज के, आपको पता है। और सिस्टमेटिक पंचायती राज बढ़िया चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट चलता है, 50% तक रिजर्वेशन दे रखा है। धीरे धीरे पंचायतें प्रॉब्लम, जो लोकल प्रॉब्लम थी, उनका सॉल्यूशन कर रहे। तो कितने फेजेज हैं, 6। समझ में आ गया। पहले में कौन था, मेयो। फर्स्ट फेज में कौन था, 80-70 मेयो। 2-3 बातें करी उसने, बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल नाम याद रखना है, मेयो ने। सेकंड में कौन था, रिपन एक्ट लेके आया बाकायदा, इसलिए क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, फिर कौन है इसी में सेकंड में, हाउ हाउस 1907 रॉयल कमीशन भी कहते हैं। अच्छी रिपोर्ट थी, अच्छी बातें थी, लेकिन एप्लीकेबल नहीं। फिर 1919 में क्या हुआ, एक्ट आया, उसके अंडर पंचायती राज कहां चला गया, स्टेट्स में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल, पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, आंशिक उत्तरदायी सरकार आ गई थी, कुछ लोगों को चुना जाने लगा था। फिर 1919 से कहानी शुरू होती है 37 तक, 37 तक स्टेट के अंदर ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम कर रही थी पंचायत, कोई दिक्कत वाली बात। 37 में फिर प्रोविंस के अंदर आ गई, लेकिन होना था रीऑर्गेनाइजेशन, बढ़िया व्यवस्था लगानी थी, लेकिन कर ही नहीं पाई, क्योंकि प्रॉब्लम पता ही हमें। 39 में सरकार गिर गई, और फिर 48 में जाकर नेहरू जी ने जरूर स्टेटमेंट दिया कि अब पंचायतें चाहिए। फिर हमने आर्टिकल 40 में डाला, फिर 40 में डाल के 1950 में जब संविधान लागू हुआ, इनेक्ट हुआ, तब से लेकर 1992 तक पूरी कहानी। और इसी बीच में 5 कमेटियां हमको पढ़नी पड़ेंगी। बी.आर. मेहता पढ़नी है, अशोक मेहता पढ़नी है, थुंगन पढ़नी है, सिंघवी पढ़नी है, गॉडगिल पढ़नी है। ये 5 कमेटी की रिकमेंडेशन हमको चाहिए, क्योंकि पेपर में ये आते हैं। फिर उसके बाद एक कमेटी और पढ़ेंगे लास्ट में नाम के लिए, जिसका नाम है भूरिया कमेटी, क्योंकि उसी के बेस पर पैसा आएगा, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड। तो ये हुआ इंडिया में क्या, पंचायती राज का। देखो ये आपके पास आ गए सारे, इसमें ये सारे नाम वाम दे दिए मैंने आपको, है ना। चलो अब स्वतंत्र भारत में विकास ये बता दिया। 1948 में क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली के अंदर। फिर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, आर्टिकल 40, है ना, डीपीएसपी के अंदर। फिर 1952-53 में क्या हुआ, सीडीपी और एनएससी, एनईएस और सीडीपी, इसी की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी थी। क्वेश्चन यही आया था कि बी.आर. मेहता कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या था, पंचायती राज स्टेब्लिश करना नहीं, सीडीपी की जांच करना कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसा चल रहा है। उन्होंने क्या बोला, फेल, रीजन पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं मिला, जनता का सहयोग ना मिलने के कारण। फिर अब उन्होंने दिया, फिर क्या, 3 टायर पंचायत। यहां तक कहानी क्लियर है। चलो अब इसकी 5 कमेटी पढ़ेंगे कल, 1 2 3 4 5, फिर 73rd और 74 क्लियर। चलो धन्यवाद।